जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 10, इसका जो हम लोग संविधान संशोधन जिसका हम लोग ये टॉपिक अभी देख रहे थे, इसका ये हमारा फाइनल पार्ट है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है। कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न कैसे बनते हैं उनको एनालिसिस करेंगे। थोड़ा बहुत इसमें और टॉपिक बचा हुआ था, उसको भी कवर करते हैं। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब हम लोग इसमें जो संशोधन जो हुआ है, जो इम्पोर्टेंट जो संशोधन है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। एक छोटा सा बेसिक जो हम लोग मुझे पहले बताना था, हालांकि हम सभी को पता रहता है कि जो संशोधन है ना, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि संविधान संशोधन क्या होता है। ये हम लोग पहले देखना था। चलिए एक बार यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो संविधान संविधान क्या है। संविधान हमारा देश को चलाने के लिए है ना, एक कानून है जिसके बेस पर हमारा पूरा देश चलता है, ठीक है। जैसे कि सभी धर्म में, ठीक है, एक रीति रिवाज होता है ना, जिसमें उसके बेस पे सभी चलते हैं। सेम वैसे ही हमारा धर्म है, हमारे देश का जो धर्म है वो एक धर्म ये है, संविधान। संविधान के अंतर्गत जो रूल हैं उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया संविधान। संविधान का संशोधन यानी कि संविधान के अंतर्गत कोई भी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनको हम लोगों को उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना है, या फिर उसको हटाना है। जो लिखा हुआ शब्द है वो क्या है, अभी के समय में वो परफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको हटाना है या फिर उसमें जोड़ना है। तो क्या किए हम लोग, जो जो मूल रूप से जो बना हुआ था, जो संविधान जो बना हुआ था, जो उसमें वाक्य था, उसको हम लोग क्या किए, कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस कर रहे हैं या उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई भी प्रक्रिया होता है तो उसको हम लोग संशोधन बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे देश का जो कानून है, यदि उसमें किसी भी प्रकार से हम लोग परिवर्तन करते हैं तो उसको हम लोग संशोधन बोलते हैं। और जिस माध्यम से करते हैं उसको हम लोग प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग अब समझ गए, इसका बेसिक। देखिए, सबसे पहला है, पहला संविधान संशोधन। ये फर्स्ट जो सबसे पहले जब हमारा संविधान बना उसके बाद पहली बार उसमें संशोधन हुआ, उसको देखेंगे। इसमें मेन टॉपिक क्या है, ये क्यों इसको संशोधन किया गया। ये संशोधन आपको ये 1951 में हुआ, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। और इसका मेन टॉपिक आप याद रखेंगे कि जो जमींदारी है, जमींदारी जो व्यवस्था थी उसमें सुधार करने के लिए पहला संशोधन किया गया। सबसे मुख्य बात बस आपको इतना याद रखना है कि जो पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए इसका संशोधन किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे या तो ऑप्शन में आएगा जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार, या फिर 9वीं अनुसूची में परिवर्तन। इस तरीके से किसी भी टॉपिक में आता है तो समझ लो वो पहला संविधान संशोधन है, ठीक है। देखिए, उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट संशोधन है केवल हम लोग उसी को देख रहे हैं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक तरीके से ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, ठीक है। हम लोग इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हुआ 1976 में, उस समय 1976 में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग लिंक उसमें जोड़ते जाएंगे क्योंकि कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि 42वां संविधान संशोधन के समय कौन सा समय था या कौन सी सरकार थी। इस तरीके से भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो देखिए, उस समय कांग्रेस का सरकार था, इंदिरा गांधी उस समय थे, ठीक है। उसी समय आपातकाल भी लगा हुआ था, ठीक है। आपातकाल जो स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर ये सारी चीज़ें संशोधन वगैरह का जो एक प्रावधान जो दिया गया था समिति के द्वारा, उसके अनुसार ये सब हुआ, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग व्यापक संशोधन या फिर लघु संविधान संशोधन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या संशोधन हुआ, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सातवीं राज्य सूची में राज्य सूची में संशोधन हुआ, यानी कि जो सातवीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो सातवीं अनुसूची है उसमें देखेंगे कि आप अनुसूची वो है,
अलग अलग तरीके से तीन भागों में विभाजित है, ठीक है। जो हम लोग का एक राज्य सूची है, विषय जो है अलग अलग बटा हुआ है कि किनको क्या कार्य करना है, विषय सूची जो है, ठीक है। तो उसमें राज्य सूची, संघ सूची और जो केंद्र सूची जो होता है अलग से समवर्ती सूची, ठीक है। ये हम लोगों का तीन जो अलग अलग भागों में विभाजित था उसमें संशोधन किया गया। तो उसके अंतर्गत जो राज्य सूची आता है उसमें, ठीक है, उसके अंतर्गत शिक्षा इसको रखा गया, उसमें माप तौल को रखा गया, वन्य जीव संरक्षण और ये, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण इतना रखा गया। उसके बाद से समवर्ती सूची में न्याय का प्रशासन को रखा गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, ठीक है। प्रस्तावना में पहली बार अभी तक पहली बार केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें देखेंगे धर्मनिरपेक्ष, ये जो तीन जो वर्ड जो जोड़ा गया था वही प्रस्तावना है, उसी में संशोधन किया गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए मूल अधिकार में भी संशोधन किया गया। उसके बाद से मूल कर्तव्य में भी संशोधन किया गया और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी संशोधन किया गया। देखिए यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि देखिए प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये सभी कितना इम्पोर्टेंट हमारा जो मूल एक ढांचा है ना, एक तरीके से हम लोगों को बहुत ज़्यादा उस समय प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जितने सारी चीज़ें हैं वो सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें भी चेंजेस कर दिए थे उस समय। तो इस समय देखिए तानाशाही बढ़ गया था ना, तो इसलिए हम लोगों को संविधान का जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया को ऐसे बना करके रखना है जिससे कि कभी भी यदि कोई भी संशोधन हो तो हमारा जो संविधान का जो मूल रूप है वो कभी नहीं बिगड़े। लेकिन यहाँ पे बिगड़ गया था, ठीक है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता इसको जोड़ा गया था राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद से उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता और पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण का आदर्श, इन सबको जोड़ा गया था, ठीक है। आपको बस मैं अब अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहला सातवीं अनुसूची, ठीक है। उसके बाद से प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व। बस आपको इतना ही याद रखना कि इतने सारी चीज़ों में चेंजेस किए गए हैं। आगे आपको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जो राष्ट्रपति है वो कैबिनेट के प्रति बाध्य है। मतलब एक तरीके से यदि कोई भी कैबिनेट किसी भी प्रकार से फैसला लेती है तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य करने का भी कानून इसमें बना दिया गया। समझ रहे हैं आप कितना मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ा था जब संविधान संशोधन हुआ था तो, ठीक है। और एक और मोस्ट टॉपिक इसमें याद रखेंगे कि जो न्यायालय है उसमें भी जो संवैधानिक संशोधन यदि होगा तो उसको वो क्या कर सकती है, जांच नहीं कर सकती है कि जो संशोधन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए इसलिए जो जो संविधान न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा, ठीक है, जो संशोधन होगा वो न्यायिक समीक्षा से उसको बाहर कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से न्यायालय की शक्ति को कम किया गया यहाँ पे। तो अब आपको ध्यान में रखना है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, सातवीं अनुसूची इसमें संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि जितने भी टॉपिक है वो सब लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे सातवीं अनुसूची। उसके बाद से प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, कर्तव्य हो गया, नीति निदेशक तत्व हो गया, और हमारे राष्ट्रपति और न्यायालय बचा ही क्या है। मेन मेन चीज़ों में तो बहुत बड़े बड़े संशोधन कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इतनी सारी चीज़ें 42वां संविधान संशोधन में किया गया। 42वां संविधान संशोधन को अब तक का सबसे व्यापक संशोधन या लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। देखिए इसी के जस्ट एक और है, ये कंपटीशन में रख सकते हैं इसको। इसी के बाद 44वां संविधान संशोधन है 1978 में। इसका मुख्य उद्देश्य था
कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें जो परिवर्तन हुआ है, उसी परिवर्तन को 44वां संविधान संशोधन में उसको सुधार करने का प्रयास किया गया। समझ रहे हैं? वहाँ पे क्या है कि व्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगा गया था। तो उस समय याद रखेंगे यहाँ पे कि जो 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको ये सब लिंक अगर जोड़ करके देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई उस समय थे। ठीक है, उसी समय ये संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसको सुधार करने के लिए, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन में जो परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन को हटा करके फिर से संविधान को मूल रूप में करने का प्रयास किया गया था जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, ये जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे कि जनता पार्टी के द्वारा संविधान में संशोधन करने के लिए ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है जनता पार्टी का। ठीक है, उन लोगों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किया था। ठीक है, जैसे देखो इसमें मैं बता दिया आपको मूल उद्देश्य। इसमें दो तीन पॉइंट, मेन पॉइंट इसका यही है, आपको याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मूल रूप में लाने का ही उद्देश्य से 44वां संविधान संशोधन किया गया था। यही इसमें सबसे मेन होता है, मेन पॉइंट है। देखिए, इसमें एक सुधार किया गया कि जो राज्य विधानमंडलों का जो कार्यकाल है, उसको पहले 6 वर्ष था, उसको 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या हुआ कि जो 42वां संविधान संशोधन है, देखेंगे यहाँ पे ये 76 में, इस समय क्या था, आपातकाल का भी स्थिति था। आपातकाल का जो स्थिति था उसका जब हिस्ट्री देखेंगे तो कई बार ऐसा बहुत सारे जो महान लोग हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि ये जो आंतरिक अशांति है, यानी कि एक तरीके से सही तरीके से आपातकाल नहीं लगाया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से क्या, तानाशाही, सरकार का तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। ठीक है, तो उसके कारण से अपने मनमाने ढंग से उस समय आपातकाल लगा दिया गया। तो इसलिए उसमें सुधार करने के लिए फिर इसमें भी संशोधन किया गया कि जब भी आंतरिक अशांति जो है ना, आंतरिक अशांति में नहीं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अब राष्ट्रीय आपातकाल होगा। पहले आंतरिक अशांति के कारण से हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आंतरिक अशांति यदि होता है तो उसे आपातकाल नहीं लगेगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लगा सकते हैं। ये संशोधन किया गया जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आंतरिक अशांति का बेस पे ही आपातकाल लगा दिया गया था 1976 में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। तो इसलिए जनता पार्टी उसको सुधार की और उसमें सशस्त्र विद्रोह को ऐड किया कि जब तक सशस्त्र विद्रोह से रिलेटेड अगर कोई माहौल नहीं होगा तब तक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। साथ ही इसमें कंडीशन ये जोड़ दिया गया कि यदि आपातकाल लगाना रहेगा तो उससे 1 महीने पहले एक बार उसको जो सदन है उसमें क्या करेंगे, एक बार उसको बताएंगे ज़रूर। ठीक है, उसके लिए एक प्रस्ताव ज़रूर पेश करेंगे। फिर उसमें ये तो हो गया। 2 महीने के अंतर्गत, 2 महीने में फिर से सॉरी 2/3 बहुमत के द्वारा उसका उसको पारित कराएंगे। 1 महीने पहले तो बताएंगे। उसके बाद से आपातकाल क्या होता है कि आपातकाल एक इमरजेंसी है, उस समय कोई भी स्थिति हो सकता है ना, तो तुरंत एक कार्रवाई करना ज़रूरी होता है। तो उस समय क्या होगा कि यदि लगाना है तो ठीक है, लेकिन कम से कम 1 महीने पहले उसको बताना है और उसको 2/3 बहुमत से पारित कराना है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद से यदि मान के चलो इमरजेंसी में लग भी गया है, लगा भी दिए हैं, तो भी 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद जो उसका अनुमोदन कराना अनिवार्य है, यानी कि 6 महीने बाद उसको रिन्यूअल कराना है। 6 महीने तक यदि स्थिति बिगड़ी हुई है, अभी भी लग रहा है कि 6 6 महीने हो गए फिर भी स्थिति बिगड़ा हुआ है, तो 6 महीने के बाद से उसको फिर से एक बार अनुमोदन कराएंगे, उसमें पास कराएंगे, तो फिर आगे लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से एक कंडीशन रखा गया उसमें।
तो ये हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद से देखिए 52वां संविधान संशोधन। ये जितना भी संशोधन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इस समय भी 1985 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यहाँ पे राजीव गांधी थी। ठीक है, इनका मुख्य जो 52वां संविधान संशोधन किया गया उसमें मुख्य उद्देश्य था इनका चुनाव में संशोधन करना। ठीक है, यानी कि जो चुनाव से रिलेटेड जो संशोधन करना था उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमारा जो 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं उसमें संशोधन किया गया। ठीक है, क्योंकि जो चुनाव पार्टी वगैरह ये सब थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। यानी कि एक तरीके से दल बदल जो समस्या था, दल बदल का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि ये इधर 5 लोग हैं और इनका एक दल है, इधर 5 लोग हैं इनका एक दल है। तो ये दोनों अलग अलग दल हो गए, अलग अलग दल हो गए, एक दल दूसरा दल ये हो गया। अब क्या हुआ कि इसमें से एक आदमी उठ करके इस दल में चला गया, इधर का 2 आदमी इधर चला गया, तो ये क्या होगा, दल बदल हो गया ना। तो यही दल बदल होता है। यदि किसी भी अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके यदि सदस्य अदल बदल हो जाते हैं, चले जाते हैं, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड एक कानून बनाया गया। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया। तो वही यहाँ पे जो 52वां संविधान संशोधन है उसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इनका निरहर्ता सेट किया गया। हम लोग दल बदल कानून से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहीं पे देखेंगे। ठीक है ना, ये जो संशोधन है इसी के अंतर्गत आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि दल बदल क्या है और उसमें उसके लिए निरहर्ता क्या क्या होता है। निरहर्ता का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई, यानी कि उसको कौन कौन से ऐसे अगर काम करता है दल या फिर कोई सदस्य तो उसको हटा दिया जाएगा, वो एक सेट किया गया। ठीक है, इस संशोधन में 52वां संविधान संशोधन में। तो देखिए सबसे पहला बात ये है, सबसे पहला जो इसमें बात संशोधन किया गया कि कोई भी ऐसा बंदा जो निर्दलीय है, ठीक है, निर्दलीय रूप से यदि वो निर्वाचित हुआ, यानी कि क्या हुआ, निर्दलीय का मतलब क्या हो गया, ये जो मैं बताया कि ये एक दल ये दूसरा दल, ये दोनों दल हैं, दोनों में अपने अपने सदस्य शामिल हैं, लेकिन कोई ऐसा तीसरा बंदा आएगा जो इन दोनों दल में शामिल नहीं है, वो अपने तरफ से खड़ा हुआ है, तो ऐसा जो होगा वो किसी दल में शामिल नहीं है, यानी कि निर्दलीय हुआ। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो निर्दलीय खड़ा हुआ है, ठीक है, निर्वाचित हुआ है, वो आगे चल कर के क्या करेगा, किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी इन दोनों दल में से किसी में जाके जुड़ जाएगा। अगर वो ऐसा किया, यही कंडीशन है दल बदल का। ये जो मैं कानून बता रहा हूँ इसमें क्या क्या जो नियम रखा गया संशोधन के बाद, पहला यही है कि निर्दलीय अगर कोई है, अगर वो किसी अन्य राजनीतिक दल में जाकर के शामिल हो गया निर्वाचित होने के बाद, फिर वो क्या होगा, वो निर्हर हो जाएगा, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा, वो अब सदस्य नहीं माना जाएगा, यानी कि वो अब निर्वाचित नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन आपको याद रखना है। दूसरा इसमें संशोधन ये है, ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या रखा गया कि कोई ऐसा सदस्य जिसको मनोनीत किया गया है, मनोनीत किया गया है का मतलब ये है कि एक तरीके से वो निर्वाचित नहीं हुआ है, वो लड़के चुनाव लड़के नहीं आया है, उसको एक सेलेक्ट करते हैं ना, मनोनीत करते हैं ना, देखे होंगे, है ना। तो वो जो मनोनीत होकर के आए, जो चुनाव लड़के नहीं आते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मनोनीत होकर के आया है, वो क्या करेगा, 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने के अंदर में डिसाइड कर लिया कि हम मुझे इस दल में जाना है, इस दल में जाना है, ठीक है, अगर ग्रहण कर लिया किसी एक राजनीतिक दल में चला गया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद यदि किसी दल में हो जाएगा, शामिल होगा, तो भी वो क्या हो गया, डिसक्वालीफाई हो गया, यानी कि वो हट गया, उसको भी हटा देंगे। ठीक है, यानी कि वो भी क्या होगा, अब दल बदल का जो निर्भरता है उसके अंतर्गत आ गया, यानी कि उसको हटा दिया गया, डिसक्वालीफाई हो गया वो भी। ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा जो है, तीसरा कंडीशन ये था कि यदि सदन में, ठीक है, जो जो भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने ग्रुप में शामिल है, अपने दल में है, वो अपने दल के विरोध में यदि मत देता है तो वो भी क्या, डिस्क्वालीफाई हो गया।
उसके बाद से वो मतदान में भाग नहीं ले रहा है। कोई ऐसा सदस्य है, व्यक्ति है, जो दल का सदस्य है लेकिन वो क्या कर रहा है अब, मतदान वगैरह में भाग नहीं ले रहा है, यानी कि एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो। इनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है सदन में, है ना। तो वो अगर मतदान नहीं कर रहे हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा। इसमें एक कंडीशन ये रखा गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मतदान नहीं किया होगा तो कोई ना कोई समस्या होगा। उसके लिए क्या करते हैं कि 15 दिन के लिए उसको छूट दिया गया है कि 15 दिन के अंदर क्या होगा कि जो उसके दल के जो जो भी लोग हैं, अगर उस समय वो लोग माफ़ कर देते हैं उसको, ठीक है, माफ़ कर दिए, यदि जिस दल का जो व्यक्ति है वो वोट नहीं कर रहा है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो भी 15 दिन के अंदर उसको देखेंगे, शायद हो सकता है उसका कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो दल यदि उसको माफ़ कर दिया 15 दिन के अंदर तो ठीक है, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। समझ गए ना। ये चौथा कंडीशन हो गया। देखिए पांचवा कंडीशन ये है इसमें कि यदि कोई भी एक राजनीतिक दल है, ठीक है, उसमें से यदि 1/3 सदस्य, ठीक है, अलग हो जाते हैं, या उन लोग, जैसे कि क्या हुआ कि ये एक दल है, ठीक है, इस दल के लोग 1/3, ठीक है, 1/3 इधर से हट गए, यहाँ से जो उठ करके लोग दूसरे दल में चले गए। ऐसे लोग यहाँ पे निर्भरता नहीं, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ निर्भरता यानी कि डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। मान के चलो ये इसलिए रखा गया, इसके पीछे ये लॉजिक होगा कि जैसे कि ये दल है, कोई भी एक राजनीतिक दल है, ठीक है, इस दल में तानाशाही हो रहा है या कोई ऐसा, जो भी ऐसा हो रहा है जो कि ऐसा काम हो रहा है जो कि एक तरीके से गलत है, ठीक है, उसमें से 1/3 लोग जो हैं वो लोग इससे सहमत नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस दल से हट जाएंगे, स्वतंत्र हैं वो लोग भी। तो 1/3 यदि हटते हैं तो वो क्या होंगे, वो लोग, वो सदस्यता उनकी बनी रहेगी, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, यानी कि दल बदल के अंतर्गत वो लोग नहीं आएंगे, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, आपको ये याद रखना है। ये पांचवा कंडीशन हो गया। उसके बाद से देखिए एक और है इसी में कि किसी दल में 1/3 सदस्यों की सहमति से दल किसी दूसरे दल में विलय हो जाए तो किसी सदस्य समाप्त नहीं होगी। यही दूसरा कंडीशन भी यही है, मतलब एक तरीके से ये 2 बार हो गया है, समझ लो, ठीक है। ये तो अपना ये कंप्लीट हो गया, जो पांचवा, जो 5 कंडीशन है उसको आप लोग समझ गए अच्छे से, ठीक है। क्या ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा रहता है, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से हम लोग समझ गए हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग अच्छे से एक बार समझ गए, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सबसे पहले निर्दलीय व्यक्ति वो कभी भी किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता, यदि वो हुआ यानी कि वो दल बदल के अंतर्गत आ गया, यानी कि वो दल बदलू है, ये समझ लो आप एकदम इजी भाषा में। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो मनोनीत व्यक्ति है यदि वो किसी दल में शामिल हुआ 6 महीने के बाद, वो भी दल बदलू के अंदर आएगा, यानी कि वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद से सदस्य, जो कोई भी सदस्य है वो क्या दल के विरोध में अगर वोट देता है, मतदान करता है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद से कोई ऐसा बंदा है जो कि अपने सदस्य में है लेकिन वो क्या कर रहा है, मतदान में भाग नहीं ले रहा है, और उसको 15 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक उसके जो सदस्य हैं, जो ग्रुप के लीडर लोग हैं, वो लोग उसको अभी तक माफ़ नहीं किए हैं, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये 4 कंडीशन है। और ये एक जो है इसमें ये डिसक्वालिफिकेशन नहीं है, ये क्या है, इसमें मतलब दल बदल के अंतर्गत नहीं आएगा ये कंडीशन भी। यदि 1/3 सदस्य अगर किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, पूरा 1/3 चले गए दूसरे दल में, वो दल बदलू नहीं माने जाएंगे, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये हम लोग को क्लियर हो गया। लेकिन अब आगे देखिए क्या हुआ इसी में, आगे चल करके फिर एक बार 2003 में 51वां संविधान संशोधन किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ
जब ये शुरुआत में जब बनाया गया था इसको, ये जो रूल है कि यदि राजनीतिक दल में एक तिहाई जो सदस्य हैं, यदि वो लोग समझते हैं कि नहीं हमको दूसरे दल में चले जाना चाहिए, एक तिहाई ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे लोग हैं जो लोग समझ रहे हैं कि हाँ हमको दूसरे दल में चले जाना चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिक था कि चलो ठीक है, हो सकता है कि वो जो ग्रुप है वो सही तरीके से नहीं चल रहा होगा, या कोई और भी समस्या हो सकता है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। अब इतने सारे बहुमत एक साथ अगर किसी दूसरे दल में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही होगा, तभी तो इतने लोग उसको मान रहे हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी के हिसाब से इसको अलाउ कर दिया गया। लेकिन आगे चल कर के क्या हुआ कि अब इसमें एक समस्या आने लगी। इसमें क्या होने लग गया, इसमें एक तरीके से दल में परिवर्तन करना, या फिर ये जो दल बदल, ये जो एक तिहाई का जो नियम है इसका लाभ लेने लग गए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, ये दो दल हैं ठीक है, मैं बार बार अपना हाथ का यूज कर रहा हूँ, कि मान के चलो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है ठीक है, दोनों राजनीतिक दल हैं। इस ग्रुप में मैं शामिल हूँ ठीक है। मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि नहीं, मुझे इस ग्रुप में नहीं रहना है, या इस राजनीतिक दल में मैं नहीं रह सकता। तो मैं सोचूंगा कि मैं इस दल में चला जाऊं ठीक है। लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकता। यदि मैं अकेले जाऊंगा तो क्या होगा, मैं मेरा जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगा दल बदल कानून के अनुसार। तो ये सदस्यता समाप्त हो जाएगा तो मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि और भी लोग साथ में जमा हो जाएं। ऐसे करके मैं एक तिहाई जमा कर लूंगा ठीक है। कई बार इसमें ये होता है कि इसमें इलीगल तरीके से भी काम होता है, कि अब मान के चलो कि मैं, मेरा ही खुद विचार सही नहीं है, मैं धीरे धीरे लोगों को जुटा रहा हूँ, या ये राजनीतिक दल जो है, अगला राजनीतिक दल जो है वो मुझे भड़का रहा है ठीक है। या बहुत तरीके हो सकते हैं कि हमारे दल में शामिल हो जाओ, इस तरीके का कोई भी अगर अगर बात होता है, तो ये लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि पूरा एक तिहाई चले जाए, कोई एक आदमी नहीं जाएगा। एक आदमी गया तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता था कि इसके कारण से ये एक तिहाई सदस्यता जो है जो समाप्त नहीं होगी यदि दल बदलेंगे, तो इसका लोग गलत लाभ उठाने लग गए, गलत तरीके से इसका मिस यूज करने लग गए। समझ रहे हैं? कोई भी देखे होंगे तुरंत पार्टी बदल जाता है, ये जो सारी चीजें जो देखे होंगे मूवी वगैरह में भी देखे होंगे। तो यहाँ पे इसका लाभ उठाने लग गए। फिर लगा इसमें संशोधन, इसलिए इक्यावनवां संविधान संशोधन किया गया। इस समय महसूस हुआ कि नहीं, ये दल बदल का क्या है, एक तरीके से मिसयूज हो रहा है। तो फिर से 2003 में इसी का संशोधन किया गया कि नहीं, इसको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो फिर इसमें चेंजेस किया गया ठीक है। अब बोला गया कि अगर दो तिहाई, एक तिहाई, अब एक तिहाई सदस्य यदि चेंज करेंगे 2003 के बाद, ये दल है, यदि यहाँ से एक तिहाई सदस्य दूसरे दल में चले गए, तो अब वो दल बदलू हो जाएंगे, यानी कि अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यदि ये जो दल है वो अगर दो तिहाई जाता है, अब एक तिहाई नहीं, दो तिहाई यदि सदस्य यहाँ से दूसरे दल में शामिल होते हैं, तब जा करके उनका सदस्यता समाप्त नहीं होगा। तो ये 51वां संविधान संशोधन इसमें किया गया। बस जो दल बदल का जो मुख्य जो उद्देश्य है ना, और जो मुख्य जो बेसिक बातें हैं वो यही है। तो ये हम लोग अच्छे समझ गए। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले एक तिहाई रूल था कि एक तिहाई सदस्य डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे यदि दल बदलते हैं, तो इसका मिसयूज होने लग गया, इसलिए 2003 में 51वां संविधान संशोधन किया गया ठीक है। जिसमें दो तिहाई सदस्य यदि विलय होते हैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में, तो वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, यानी दल बदल के अंतर्गत नहीं आएंगे। देखिए सब ये जो मैं पहले ही आपको बता दिया कि ये सामूहिक दल को, दल बदल को बढ़ावा देता था, है ना। समूह में लोग एक साथ दल बदल कर लेंगे तो उससे क्या होगा, वो लोग डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए और परेशानी भी बढ़ गया ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे, 51वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत, मैं 51वां संविधान संशोधन मैं आगे और नहीं पढ़ाऊंगा शायद, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं कि पहला ये है कि 51वां संविधान संशोधन 2003 ये दल बदल से है, दल बदल से संबंधित है, प्लस इसमें एक और कानून लाया गया, एक और संशोधन किया गया बल्कि, कि जो प्रधानमंत्री होगा और मुख्यमंत्री होगा ठीक है, यानी कि
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री केंद्र और राज्य दोनों को जोड़ करके इसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रियों की जो कुल मंत्रियों की जो संख्या होगी वो लोकसभा राज्यसभा या राज्य विधानसभा के अंतर्गत जो पूरे सदस्य होंगे उनका केवल 15% से अधिक नहीं होगा, यानी कि केवल 15% लास्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि कोई एक राजनीतिक दल है, ठीक है, ये क्या करता है, चुनाव जीत जाता है, ठीक है, तो अब इसकी सरकार बन गई, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, अब वो सरकार बनाएगा, ठीक। तो मान के चलो विधानमंडल में, ठीक है, एक दल जीत गया, तो उस विधानमंडल में अब उसकी सरकार बनेगी। सरकार बनाने के लिए वो क्या करेगा, वो अब अलग अलग अपने हिसाब से सभी मंत्री कितने होने चाहिए और उसके सहायक कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें निर्धारित करेगा, ठीक है। तो यदि विधानमंडल मंडल में जो दल जीता है, जो राजनीतिक दल जीता है, वो क्या होगा कि अब जो मंत्रियों को जो बनाएगा उसके जो जितने दल जो विधानमंडल में हैं वहाँ पे हैं मौजूद हैं, जितने सदस्य हैं विधानमंडल में उस राजनीतिक दल के, वो लोग हो गए 100%, ठीक है। उसमें से अब जितने लोगों को मंत्री बनाएगा, यानी कि 100% जो लोग हैं उसमें से केवल अब 15% लोगों को ही मंत्री बना सकते हैं। यहाँ पे ये संशोधन किया गया 51वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। आपको समझ में आ गया? ये इसलिए है क्योंकि पहले क्या है, कुछ निर्धारित नहीं था, बहुत सारे उसके अंतर्गत मंत्री बना देंगे अलग अलग तरीके से, समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ कि इससे कम भी नहीं होना चाहिए, एक तरीके से कम के लिए अलग कंडीशन है, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जितने भी दल हैं, जो भी राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं, उनके टोटल में से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्री। ये संशोधन किया गया, ये समझ में आ गया आपको? उसके बाद से देखिए 73वां संविधान संशोधन, हम लोग को पता ही है, ठीक है, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। उसके बाद से 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद से आता है 84वां संविधान संशोधन, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन का जो एक उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य के कारण से इसमें इसको लाया गया था, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है कि देखिए लोकसभा और विधानसभा का जो सीट है ना, उसका जो पुनर्निर्धारण होगा, तो 84वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें ये लिख दिया गया कि 25 वर्षों तक उसमें कोई पुनर्निर्धारण नहीं होगा, यानी कि 2026 तक उसमें कोई पुनर्निर्धारण नहीं होगा। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो लोकसभा है और विधानसभा के जो सीट हैं उसका पुनर्निर्धारण क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि जैसे समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से जो सदन में जो या विधानमंडल में उनकी सहभागिता भी बढ़नी चाहिए। तो पुनर्निर्धारण इसीलिए किया जाता है कि एक समय जो चेंज हो गया है, जो 2010 था अब वो 2020 हो गया है, तो इसके बीच में क्या चेंजेस आया है, उस चेंजेस के हिसाब से फिर से हम लोग सेटअप करेंगे अपना विधानमंडल या लोकसभा को, इसलिए इसको पुनर्निर्धारण किया जाता है। लेकिन इसको रोक लगा दिया गया 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। रोक का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या को सीमित करने का एक प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। समझ रहे हैं? यदि जैसे किसी स्टेट में हम लोग को पहले ही ये अगर बता दिया गया है कि भाई इससे ज़्यादा सीट नहीं बढ़ेगा 25 वर्षों तक, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो उस स्टेट के सरकार को दबाव पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, कोशिश करे कि नहीं हमारे जो स्टेट है वहाँ की जनसंख्या थोड़ा सीमित रहे। तो इसलिए ये संशोधन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको 84वां संविधान संशोधन। देखिए अब 86, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये जो है इसमें आप याद रखेंगे कि शिक्षा से संबंधित इसमें
ज़्यादातर संशोधन किया गया है। देख यहाँ पे भारतीय जनता दल की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी का ये समय था 2002। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे मूल अधिकार में जो संशोधन किया गया कि प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे लोगों को अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान था वो। उसके बाद से डीपीएसपी में भी चेंजेस किया गया शिक्षा से ही रिलेटेड, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उसमें भी देखेंगे अनुच्छेद 45 में ये बात है कि 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनका भी गवर्नमेंट क्या करेगा, उनको शिक्षा देने का व्यवस्था करेगा। ठीक है। उसके बाद से मूल कर्तव्य में भी यहीं से जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। उसके अंतर्गत भी ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उनका जो शिक्षा का पूरा व्यवस्था है उनके पालक करेंगे, चाहे वो माता पिता हो चाहे वो जो भी उनको जो पालन कर रहे हैं जिस बच्चे को। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद से आया 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है। इसमें हम लोगों को पहली अनुसूची में संशोधन किया गया, ये 2015 में हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेश का जो सीमा है और हमारे इंडिया का जो सीमा है वहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो रहा था जमीन का हिस्सा को लेकर के। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया और उस समय क्या किया गया कि कुछ जो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमारे इंडिया में ले लिया गया और कुछ हिस्से को बांग्लादेश को दे दिया गया। तो ये जो पहली अनुसूची में जो संशोधन किया गया था वो 100वां संविधान संशोधन 2015। और एक लास्ट ये है 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है। ये हमारा इसमें जीएसटी, जो जीएसटी अभी लागू हुआ है 2016 में, ये 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही हुआ है। तो ये हम लोगों का संशोधन क्लियर हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है। गला दर्द करने लग गया है। देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे, जो भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और हम लोग जो अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उसको हम लोग देखेंगे कि क्या परफेक्टली हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग को किस टॉपिक को बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से ध्यान रखना है। प्लस हम लोग ये भी इसमें समझेंगे कि अगर कोई टॉपिक हम लोग जो पढ़े हैं उस टॉपिक से एग्ज़ाम बनाने वाले किस तरीके से सोच करके एग्ज़ाम का पैटर्न जो है किस तरीके से सोच करके बना रहे हैं, तो ये हम लोग यहाँ से समझेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहला है प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। समझ में आ रहा है? बेसिक ये है, बेसिक है। ठीक है। देखिए ए है केवल लोकसभा में, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझे थे। बी है केवल राज्य विधानसभाओं में। सी है केवल राज्यसभा में। और डी है संसद के किसी एक सदन में। मैं किसी का भी आंसर नहीं बताता हूँ क्योंकि इसलिए क्योंकि आप क्या है थोड़ा सा फोकस करेंगे और जितने भी जो भी क्वेश्चन रहते हैं लगभग सभी क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन हम जो टॉपिक पढ़े हैं उससे जुड़े होते हैं, आंसर आप दे सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, प्लस आप इसमें थोड़ा सा सोच सकें, डिस्कशन कर सकें, इसलिए नहीं बताता। ये सारी चीज़ें आप जब मेरे साथ यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद से देखिए दूसरा प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। ये है इसका ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से। ठीक है। दूसरा है संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं किए जा सकते। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। सी है संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से। उसके बाद से डी है जनमत संग्रह से। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा इसमें टॉपिक है, ऑप्शन है जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है।
यहाँ पे जो एग्ज़ाम जो पैटर्न है यहाँ वही जानना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद से तीसरा प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया, ठीक है। इसको भी काफ़ी अच्छे से हम लोग जान रहे हैं। देखिए, ए 1960, बी 1961, 1954 और डी है 1951, ठीक है। देखिए, ये एसएससी 2019 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, चौथा प्रश्न है, भारत सॉरी प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। ए है देश की सुरक्षा से, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, हम लोग देखें इसको अच्छे से, ठीक है। और एक चीज देखिए, ऊपर देखिए, ये भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया, और ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। देख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। दोनों क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है ए देश की सुरक्षा से संबंधित था, या फिर बी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित था, या फिर सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था, या फिर डी स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित था। देखिए, ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। हम लोग इसको भी देखे थे। देखिए, ए सातवां संविधान संशोधन 1956, बी 24वां संविधान संशोधन 1971, सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या फिर डी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये देखिए, एसएससी 2013 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन के द्वारा समाविष्ट किया गया। याद है ना, जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 1976 में, ठीक है। ये उसी से संबंधित है। देखिए, ए है 40वें संविधान संशोधन, बी है 42वें, सी है 44वें और डी है 52वें। देखिए, ये कितने बार प्रश्न है, आरआरबी 2004 में और बीपीएससी बीपीएससी में 2004 में पूछा गया प्रश्न है। सातवां प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। देखिए, ये प्रश्न और ये प्रश्न, बल्कि ये प्रश्न, ठीक है। ये भी, ये भी और ये भी, तीनों प्रश्न देख रहे हैं। ये 2019 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है। तो आप खुद ध्यान से समझिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो परफेक्टली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और आपको क्वेश्चन को पढ़ना समझना कितना ज़रूरी है। इससे आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ, ये टॉपिक को हमको किस तरीके से पढ़ना है, और इस टॉपिक को, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये अब समझ में आ गया कि संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। ये है 54वां संविधान संशोधन, या फिर 24वां संशोधन, या फिर 25वां संशोधन, या फिर 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। ये है 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, बी है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, सी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, या फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ये एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है।
देखिए, नवा प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? देखिए, ए 86वां, बी 61वां, सी 52वां या फिर डी 92वां। ठीक है, ये देखिए एसएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझे हैं। 10वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ए है ग्राम पंचायत, बी है नगर पालिका, सी है कृषि उत्पाद बाजार समितियां या फिर डी है जिला परिषद। ये बीपीएससी 2014 में पूछा गया था, बी डबल फाइव हो गया, ये बी 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 बीपीएससी। ठीक है, 11 प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? समझ गए होंगे आप। ठीक है, ए है 54वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संशोधन, बी या फिर सी है 51वां संशोधन या फिर डी है 78वां संशोधन। ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, 12वां प्रश्न है, इक्यावनवा इक्यान 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? देखिए, क्या मैं अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ आपको एक चीज़ समझ में आया है कि क्या आपको नहीं लगता है कि जितने भी जब एग्ज़ाम होते हैं और उनका जो पेपर सेटर होते हैं, वो प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ज़रूर देखते होंगे वो लोग। देखिए, सबसे पहले ये जो हम लोग प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है, आकार को, मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, ये यूपीपी से 2004 में पूछा गया। ठीक, जस्ट यही क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया। देखिए, ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया और ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि इसमें 91 जो संशोधन हुआ, उसमें जो मंत्री परिषद के जो मंत्रियों का जो बनने का जो प्रतिशत है वो कितना तक सीमित किया गया, कितने प्रतिशत तक सीमित किया गया? तो इसमें ए है 10%, बी है 8%, सी है 12% और डी है 15%। समझ रहे हैं? थोड़ा सा चेंजेस करके फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। तो यही है बेस्ट तरीका पढ़ने का। ठीक है, देखिए अब 13वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो भाषा से संबंधित जो संशोधन है वो कैसे कर सकते हैं? ए है, और इसमें ए है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, या फिर बी है 2/3 बहुमत के द्वारा, या फिर सी है 3/4 बहुमत के द्वारा, या फिर डी है अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा। ये यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए 14वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। 73वां संविधान संशोधन जो हम लोग पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, ये आईएएस 2000 में आया था। ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी, ठीक है, अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन करना, या फिर बी है मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। सी है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को घुमाया हुआ है यहाँ पे।
डी प्रश्न है, जीवन के अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। तो इसमें से क्या है? 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न था। 15वां प्रश्न देखिए, संविधान में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ए है 32वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, बी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, सी है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर डी है 46वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये जो प्रश्न है ये बीपीएससी 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ठीक, उसके बाद से देखिए ये 16वां प्रश्न है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, ए तीसरा संशोधन, या फिर बी है चौथा संशोधन, या फिर सी है पहला संशोधन, या फिर डी है छठा संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये सीएपीएफ 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सत्रहवां प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है? 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हम लोग अभी देख रहे हैं ना उसमें। ये यूपी पीसीएस 2015 में फिर पूछा गया प्रश्न। ए है इसका 51वां संशोधन, बी है 92वां संशोधन, सी है 90वां संशोधन, ठीक है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देख रहे हैं कितने बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ 18वां प्रश्न है, खाली स्थान में यानी कि खाली स्थान में यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए है 86वां संविधान संशोधन, या फिर बी 85वां संविधान संशोधन, सी है 87वां संविधान संशोधन, या फिर डी है 84वां संविधान संशोधन। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है? तो ए है 98वां, बी है 99वां संविधान संशोधन, या फिर सी है 100वां, या फिर 101वां संविधान संशोधन। ये सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद से देखिए 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? ठीक है, ये 2 बार प्रश्न आ चुका। ये बीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ए है 46वां संविधान संशोधन, या फिर बी है 71वां संशोधन, सी है 42वां संशोधन, या फिर डी है 73वां संशोधन। देखिए लास्ट ये प्रश्न है अपना 21वां, जो 21वां प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? फिर से ये क्वेश्चन आ गया ना। ए है 71वां संशोधन, बी है 72वां, सी है 73वां संशोधन, या फिर डी है 75वां संशोधन। ये यूपीपी से 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझे हैं। ये टीट 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, टीटी। ए 24वें संविधान संशोधन, या फिर बी 25वें, या फिर सी 41वें, डी 42वें संशोधन के द्वारा।
23वां प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लाया गया? ये एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ए है 97वां संशोधन, या फिर बी है 99, या फिर सी है 103वां, या फिर डी है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हम लोग का काफ़ी अच्छे से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।